Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन आज बात करने जा रहे हैं कोर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। यार ध्यान देना, इससे पहले मैंने 4 वीडियोस रिलीज किए थे और बेसिकली देयर आई टॉक्ड अबाउट द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने पहले भी बोला था कि पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी को बेसिकली मैं 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। जो पहला पार्ट होगा वो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी जो किसके अराउंड है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अराउंड है, उसको मैंने डिस्कस किया। जो दूसरा होने जा रहा है वो होने जा रहा है कोर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, और जो तीसरा सेगमेंट इन फ्यूचर आएगा वहां मैं बात करने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटीज के बारे में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मैंने बेसिकली 4 वीडियोस दिए, वहां मैंने इंडिविजुअली हर एक एंगल को जाके अच्छे से इनलाइटन किया, प्रॉब्लम्स लिए, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिए, कुछ प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम्स लिए। सो एज फार एज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज कवर, उस 4 वीडियो में उसके हर एक चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लिया गया है। तो आई थिंक अगर आप उसको अच्छे से थरोली अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू लीव इवन अ सिंगल प्रॉब्लम फ्रॉम द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला कि पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी को मैंने 3 पार्ट में बाइफिकेट किया है। तो पहला पार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ओवर 4 वीडियो में, जो आपका प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3 एंड 4 था। अब मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूं आज से, वो है कोर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। और इसको भी करीबन मैंने 7 वीडियोस में बाइफरकेट किया है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतना स्ट्रेट सा टॉपिक नहीं है। यहां आपको बैठ के आसानी से मेरे साथ सब कुछ समझना होगा और प्लेंटी अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेना होगा, तभी ही जाके आप प्रोबेबिलिटी में थरोली अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी को। यार एक चीज ध्यान देना, बाकी टॉपिक्स में और प्रोबेबिलिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अगर देखते हैं तो ये 7 से 8 पेज में पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे उस कंसेप्ट को हम प्रॉब्लम में अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ना, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक भी है, जहां आपको अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, टुकड़े ज्यादा ले रहा हूं पूरे के पूरे वीडियोस में। तो मैं ये भी ट्राई कर रहा हूं कि कंसेप्चुअली जो भी चीज मैं आपको वहां पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, उसको उसी टाइम पे कुछ प्रैक्टिस नंबर ऑफ प्रॉब्लम से क्या कर लिया जाए, डील कर लिया जाए, सच दैट यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ अप्रोच कि किसी भी एक कंसेप्ट का बेसिकली एक प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां मैं सबसे पहले जो आज का वीडियो होगा वो डेडिकेटेड होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व। तो यहां मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूं कि आप जैसे कोर प्रोबेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कल के दिन अगर अप्रोच करने जा रहे हैं, तो कुछ नए नए वर्ड्स इनकाउंटर हो जाते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में, लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट, लाइक फेयर एक्सपेरिमेंट, लाइक अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट, लाइक सैंपल स्पेस, लाइक फेवरेबल इवेंट्स। तो ये कुछ नए नए जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो जनरली अपन जिससे फैमिलियर नहीं होते, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज को पिक करके यहां क्या करने की कोशिश करूंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, जो बेसिकली आज का वीडियो है। सो हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जाऊंगा मैं अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो कायदे से अगर आप कोर प्रोबेबिलिटी बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक अगर अप्रोच देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर द 2 बेसिक अप्रोच। द फर्स्ट इज गोना बी क्लासिकल अप्रोच, देखेंगे क्या होता है, एंड दूसरा होता है आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच, जहां मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं यूजिंग वेन डायग्राम। तो ध्यान देना, प्रॉब्लम अगर सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है, आसान दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू स्मैश द प्रॉब्लम यूजिंग द क्लासिकल मेथड। और अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या फिर अगर वेग है, सो आई ट्राई टू यूज द वेन डायग्राम, या फिर मैं बोल सकता हूं एक्सियोमेटिक अप्रोच। वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ये जैसे ही खत्म होता है आपका नेक्स्ट वीडियो जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है टाइप ऑफ इवेंट्स पे। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जैसे जैसे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपको केवल उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना होगा एक्सियोमेटिक किससे, थ्योरम से। तो एक चीज ध्यान देना, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच के कई इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज हैं, और वो फॉर्मूलाज वो हर एक इवेंट पे वैलिड नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए वैलिड है। कुछ जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो केवल डिपेंडेंट इवेंट्स पे वैलिड है, और कुछ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए क्या है, वैलिड है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपको इवेंट्स का फेयर आइडिया नहीं होगा, कल के दिन जो बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, यू मे गेट ट्रैप्ड। तो यहां मैं इवेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 3 डिफरेंट इवेंट्स व्हिच स्टार्ट्स फॉर इंडिपेंडेंट,
dependent, mutually exclusive. Once this part is over, I'll be discussing about the important formulas and their validity. तो कहीं ना कहीं यहां तक अगर आप पूरा का पूरा अगर मेरे साथ बने रहेंगे या इंटेक्टेड रहेंगे, आई एम वेरी श्योर कि कुछ मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा। गेट के अलावा मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसलिए लेता हूं क्योंकि गेट के क्वेश्चन से आप दिमाग में एक कंसेप्ट का कोहेरेंसी नहीं बना सकते। गेट से ठीक है, आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, शायद गेट के प्रॉब्लम से आप अगली साल जब गेट दिलाओगे तो कुछ प्रॉब्लम बना लो, लेकिन एक कोहेरेंट आइडिया बनाने के लिए आपके प्रॉब्लम को कायदे से वेल डिजाइंड होना चाहिए। या फिर मैं बोलूं धीरे 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 स्टेप्स को मैं क्या करूंगा, या फिर धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा प्रॉब्लम का, सच दैट यू विल हैव the understanding from basic to the apex level. Is that part clear? And here I'll be taking the practice problem. और जैसे ये खत्म होता है, I'll be taking a very important theorem जिससे once in a while definitely problem पूछे गए हैं, base theorem। और जब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है, the last part will be based on the GATE previous year। दबा के क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ मैं इतने प्रॉब्लम्स करने जा रहा हूँ कि आप एक टाइम पे थक जाओगे। और एक्चुअली में यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था कि अगर प्रोबेबिलिटी को ढंग से समझना है तो केवल आप ये सोचें कि उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा दिमाग में बिल्ड कर लिए तो प्रोबेबिलिटी के हर एक एंगल के प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो नहीं, आपको कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट को प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करके देखना होगा, सच दैट यू विल हैव फीलिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ। इज दैट पार्ट क्लियर? तो जैसे कि मैंने बोला, आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड। ठीक है, तो यार सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते दिखेगा आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स में, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और ये होता है आपका द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज गोना बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके गेट में, आगे जाके जब मैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम लूंगा वहां एक वर्ड बार बार आपके वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, वो लिखा हुआ होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ बुक में इसको रिफर करता है फेयर एक्सपेरिमेंट सॉरी, इक्विप्रॉबेबल एक्सपेरिमेंट। ध्यान देना, तो एक चीज ये जो है, ये तीनों के तीनों वर्डिंग बेसिकली किसी एक अंडरस्टैंडिंग को ही क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। सो ऑल टुगेदर दे माइट बी लुकिंग लाइक थ्री डिफरेंट वर्ड एक्सप्लेनेशन, बट दे आर ऑल सेम। यार एक चीज ध्यान देना, पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बेस्ड है किसी एक्सपेरिमेंट पे। कल के दिन आप डाइस को हो सकता है रोल कर दो, कल के दिन हो सकता है क्वाइन को टॉस कर दो, कल के दिन क्या किया आपने, ताश में से एक पत्ते को निकाल लिया। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो क्या है लेआउट है, बेसिक प्राइमा फेसी है, वो किसी ना किसी एक एक्सपेरिमेंट पे ही टिका हुआ है। कल के दिन आप ताश के पत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कल के दिन आप डाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कल के दिन आप एक सिक्के के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कल के दिन आप दो डाइस से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी का बेसिक अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे, एक्सपेरिमेंट से। यहां ध्यान देना, यहां मैंने एक्सपेरिमेंट तो सब जगह लिखा है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड अटैच किया है। यहां मैंने रैंडम लिखा है, यहां मैंने फेयर लिखा है, यहां मैंने इक्विप्रॉबेबल लिखा है। तो आज की क्लास में मैं ये समझने जाऊंगा जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पे, वो है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान देना, आप जो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं, इनकाउंटर करने जा रहे हैं, वो सब के सब किस टाइप के एक्सपेरिमेंट है, रैंडम टाइप के एक्सपेरिमेंट है, जिसको अल्टरनेटिवली क्या बोला जाता है, फेयर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, या अल्टरनेटिवली इक्विप्रॉबेबल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। देखो अगर इसको मैं थोड़ा फील करने की कोशिश करूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं पूछता हूं अ डाइस इज रोल्ड, एक डाई मैंने क्या किया है, रोल किया है, अ डाई इज रोल्ड। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, a dice is rolled, a dice is rolled। अब मुझे निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नंबर 1 कितना होगा। या नंबर 1 को चलो थोड़ी देर के लिए चेंज करता हूं, नंबर 6 कितना होगा। यार अगर मैंने क्या किया है, एक डाइस को रोल किया है, और वो डाई को जब मैंने रोल किया तो ध्यान देना, रोल करने के बाद कायदे से आपका जो आउटकम है वो डिजिट 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये मुझे जानना है।
ठीक है। तो कोई भी बोलेगा सर कि टोटल अगर बाय द वे आपने एक डाई को रोल किया, वो डाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और उसमें से आप केवल चाहते हैं कि आपका जो नंबर हो क्या हो, 6 हो। तो टोटल ये होने जा रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ क्या है, इवेंट जो है आपके एक्सपेरिमेंट में 6 है, और आप उसमें से केवल एक नंबर चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी। मेरे हिसाब से अप टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन ये कंप्लीटली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप जिस दिन डाई को रोल करोगे, एक तरीका यह भी हो सकता है जो मैं अपने टाइम पे करता था, ध्यान देना, जब बच्चा क्या होता है डाइस में, अगर उसको बाय द वे 6 चाहिए होता है, वो लगातार लूडो खेल रहा है और उसको लगातार क्या करना है, फास्ट मूव करना है, तो कई बार क्या करता है बच्चा, देखता है कि 6 का फेस ऊपर है, वो उसको ऐसे लुढ़का देता है। अगर वो ऐसा लुढ़काएगा तो एक चीज ध्यान देना, जो डाई का क्या होगा, मूवमेंट होगा या फिर रोलिंग होगा, वो केवल 4 फेसेस में होगा। क्या होगा, 4 फेसेस में होगा। तो 6 के जो और जो सब्सिक्वेंट 3 फेसेस हैं, केवल वही डाई क्या होगा, लुढ़केगा, और डाई अगर केवल वही लुढ़केगा तो कायदे से ध्यान देना 6 के आने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि कायदे से डाइस जिस पैटर्न में लुढ़क रहा है, लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन तो कभी भी ऊपर में नहीं आ सकता। ऊपर वाला पोर्शन जो आएगा वो केवल कौन सा पोर्शन आएगा, जिस पैटर्न में आपका डाई क्या कर रहा है, रोल हो रहा है या लुढ़क रहा है। तो अब एक चीज बताना, अगर बाय द वे मैंने क्या किया, डाई को अगर लुढ़का दिया 6 का एक पैटर्न लेके, तब आपको क्या लगता है 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई 6 जो है, क्लियर रखना, केवल 4 फेसेस लुढ़क रहे हैं और उसमें से एक फेस क्या है, 6 है, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, भले आज 6 है उसमें, लेकिन आपने जिस पैटर्न से उसको लुढ़काया है, केवल पॉसिबिलिटी है कि 4 में से कोई एक आएगा और उसमें से एक जो डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो कायदे से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो अब एक चीज बताना, मैं ये पूछूं, एक डाई को रोल अगर करता हूं तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है कि 1/4 है? अब देखो कंफ्यूजन में माउंट हुआ होगा, सर बात तो सही है, 6 इवेंट हैं, 6 में से तो केवल 4 इवेंट ही ऑकर हो सकते हैं, जैसा आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि 1/6 होगा कि 1/4 होगा। भाई मेरे, इसलिए मैंने वर्ड जो क्या किया है यहां पर इंडिकेट किया है, क्लियर रखना, प्रोबेबिलिटी का हर एक एक्सपेरिमेंट जो होगा वो क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, फेयर एक्सपेरिमेंट होगा या इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि कायदे से चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, 6 ही आउटकम हो सकते हैं। बाय द वे एक डाई को रोल किया तो उस 6 में से 6 के एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। या फिर मैं ये बोलूं जो गेम होगा वो क्या होगा, फेयर होगा। आप तो अनफेयर कर रहे हो कि कायदे से 6 लाने के लिए आपने ऐसा रोल किया डाई को कि केवल 4 पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबल थे। तो आज के बाद से ध्यान देना, आज के बाद से इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना कि आपका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, वो बेसिकली एक फेयर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ फेयर एक्सपेरिमेंट? इसका मतलब आपने अगर बाय द वे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे वो सब के सब क्या होंगे, इक्विप्रोबेबल होंगे। जैसे कि मैंने ये बोला कि डाई को अगर रोल किया तो टोटल आउटकम कितने हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फेयर या इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी डिजिट 1 आने की भी कितनी होगी, 1/6 होगी, 2 आने की भी 1/6 होगी, सिमिलरली 6 आने की भी 1/6 होगी। और ध्यान देना, कई बार क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया या फेयर एक्सपेरिमेंट दे दिया या इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोले सर वर्ड प्रॉब्लम में बाकी सब तो समझ में आ रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था या फेयर एक्सपेरिमेंट क्या था या इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट क्या था? भाई अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर फेयर एक्सपेरिमेंट नहीं है तो आपने कायदे से लूडो की गोटी में 6 लाने की प्रोबेबिलिटी जो 1/6 बताई है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग। अगर अनफेयरली अगर आपने उसको रोल किया तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो फिर से रिपीट करूंगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी लूडो में कितनी है? भाई बोलोगे सर 1/6 है। कब है? जब कायदे से आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है डाई को रोल करने का, वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, एक फेयर एक्सपेरिमेंट है, या फिर मैं बोलूं उसके हर एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी इक्विप्रोबेबल है, और या फिर मैं बोलूं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जहां कोई भी सर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आपने डाई को अगर ऐसे रोल किया तो ये तो पता है कि आपका लेफ्ट और राइट में जो क्या है आपके पास नंबर है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रोलिंग हो रही है वो केवल इस पैटर्न में हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देना, अब आपके एक्सपेरिमेंट में एक सर्टेनिटी इन्वॉल्व हो रही है कि सर लेफ्ट और राइट तो आएगा ही नहीं। तो कायदे से इस टाइप के जितने भी एक्सपेरिमेंट है मैं बिल्कुल बाहर करूंगा या बिल्कुल नेग्लेक्ट करूंगा। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम के लिए। तो कायदे से आपका एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जहां किसी भी इवेंट के साथ सर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए।
या फिर मैं किसी भी एक इवेंट को एक्स्ट्रा फेवर प्रोवाइड नहीं करूंगा। जैसे कि रोलिंग अ डाइस में मैंने 6 को एक्स्ट्रा फेवर प्रोवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने निकाला 1/6 है, लेकिन आपने जो रोल किया है वो किसके थ्रू रोल किया है? केवल 4 फेसेस के थ्रू। ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना बनता है इसमें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म यूज लिख लेंगे, द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन, द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन रैंडम एक्सपेरिमेंट अलोन, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलोन, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलोन। इज इट पार्ट क्लियर? तो कंसेप्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे बेस्ड है? रैंडम एक्सपेरिमेंट अलोन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो कल के दिन डाई को आप ऐसे ऐसे करके रोल करोगे कि ऐसे रोल करोगे? डेफिनेटली ऐसे करके रोल करोगे, तो तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ सर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट, फेयर एक्सपेरिमेंट, इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट। कई बार वर्ड प्रॉब्लम में ये वर्ड अटैच कर देने से बच्चा थोड़ा सा पूरे के पूरे प्रॉब्लम को टफ पाता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई। प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली बेस्ड है किस पे? इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में, चाहे वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? जैसे ही आपका फर्स्ट पॉइंट कवर होता है, नाउ विल मूव इट टू द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द सैंपल स्पेस, और इसको मैं लिखता हूं बेसिकली एस से, एस। तो मेरे हिसाब से सैंपल स्पेस के लिए एक छोटा सा थ्योरी लिख लेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम, the collection of all of the possible outcomes from any fair experiment, the collection of the all of the possible outcome from any fair experiment is called sample space। तो इसका मतलब आपका सैंपल स्पेस क्या है भाई मेरे? कलेक्शन ऑफ all possible outcome। ठीक, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है टॉसिंग अ क्वाइन। अगर आपने क्वाइन को क्या किया है? टॉस किया है। टॉसिंग अ क्वाइन। अगर मेरे को बात करना है इसके सैंपल स्पेस के बारे में, तो जैसे कि मैंने बोला सैंपल स्पेस को आप लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में एस इज इक्वल्स टू। तो अगर आपने क्वाइन को टॉस किया है तो डेफिनेटली केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। कौन सा? H एंड T। तो कायदे से वो टॉसिंग अ क्वाइन के लिए अगर मैं सैंपल स्पेस डिजाइन करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? H, T। ठीक है, और ये ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने इसको सेट थ्योरी से कनेक्ट करने की कोशिश भी की है। दैट इज व्हाई द कर्ली ब्रैकेट हैज बीन टेकन। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट योर सैंपल स्पेस इज ऑल अबाउट। सिमिलरली दूसरा हो सकता है रोलिंग अ डाई। अगर आपने डाई को क्या किया है? रोल किया है, तब आपके सैंपल स्पेस देखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होने जा रहा है? यू विल हैव द 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आपने डाई को रोल किया है, सो द आउटकम कुड हैव बीन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, तो ये क्या होगा? आपका रोलिंग अ डाई का क्या हो सकता है? आपका आउटकम हो सकता है। सिमिलरली थर्ड हो सकता है एक, फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, टॉसिंग 2 fair dice together। डाइस को एक काम करो, थोड़ी देर के लिए क्या ले लो? क्वाइन। तो एक चीज ध्यान देना, अब यहां एक फेयर आ गया तो ये फेयर से ये टेंशन मत लेना सर ये फेयर क्वाइन क्या होता है भाई? पूरा का पूरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो कहां माउंटेड है? क्लियर होना चाहिए कहां? एक फेयर एक्सपेरिमेंट पे माउंटेड है, तो इसको अलग से तवज्जो देने की जरूरत नहीं। इवन नहीं भी दिया हुआ होगा तब भी मैं मान के चलूंगा कि आपका जो क्या था क्वाइन था वो क्या था? फेयर था। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? फेयर था। तो ध्यान देंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो यहां अगर सैंपल स्पेस बनाते हैं, सो व्हाट कुड बी द सैंपल स्पेस? एस इज इक्वल्स टू, दोनों के दोनों या तो हेड हो सकते थे, दोनों के दोनों या तो टेल एंड टेल हो सकते थे, एक हेड एंड टेल हो सकता था, और दूसरा जो हो सकता था टेल हेड हो सकता था। ये तो ये क्या होगा? आपका सैंपल स्पेस होगा जब आपने क्या किया है? 2 कॉइन्स या फिर 2 फेयर कॉइन्स को क्या किया है? साथ में उछाला है। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ हो सकता था, द फोर्थ कुड हैव बीन
rolling two dice together तब यहां जो सैंपल स्पेस बनता दैट कुड हैव बीन, ध्यान देना, 1 का रिलेशनशिप 1 से बिल्ट हो सकता था, 2 से बिल्ट हो सकता था, टिल 6 तक बिल्ट हो सकता था। सिमिलरली 2 का 1 से बिल्ट होगा, 2 का 2 से बिल्ट होगा। सिमिलरली 6 का रिलेशनशिप बिल्ट हो सकता था 1 से, और ये हो सकता था टिल 6। ये कुछ ऐसा ही है। तो अगर बाय द वे मैं बात करूं पहले वाले क्या सैंपल स्पेस के, तो यहां अगर सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो कितने हैं, 2 हैं। ध्यान देना आगे जाके प्रोबेबिलिटी में आपके लिए कायदे से सैंपल स्पेस का स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट होगा। तो एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सैंपल स्पेस, इसको रिफर किया जाता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर सेट, और यहां जो सेट है वो क्या है, सैंपल स्पेस है। तो एन ऑफ एस कितना है, कितने इन्वॉल्व है एलिमेंट, 2। यहां अगर कैलकुलेट करते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितना है, 6। यहां अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो एन ऑफ एस कितना है, 4 है। और यहां अगर आप एन ऑफ एस इन्वॉल्व करेंगे तो एक रो में कितने हैं, 6 इवेंट्स हैं, और ऐसे ऐसे टोटल क्या है आपके पास, 6 रोज हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 36। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आगे जाके ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सैंपल स्पेस को मैं बेसिकली रिफर करने जा रहा हूं कैपिटल एन से। तो ध्यान देना इन फ्यूचर जब मैं अगले सेगमेंट्स में स्टडी करूंगा तो नंबर ऑफ, ध्यान देना व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सैंपल स्पेस, आई विल बी रिफरिंग इट कैपिटल एन। ठीक, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, फेयर एक्सपेरिमेंट, इक्विप्रोबेबल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर लेने के बाद उन सब का समुच्चय या उन सब का कलेक्शन जो होगा वो क्या होने जा रहा है, सैंपल स्पेस होने जा रहा है। लाइक टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ 2 फेयर कॉइंस, टॉसिंग द 2 डाइस टुगेदर। एंड एनीवेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सैंपल स्पेस का स्ट्रक्चर कैसा है। इन फ्यूचर जब आप क्लासिकल मेथड यूज करेंगे सो वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा द नंबर्स of the element involved in your sample space, and इसको मैंने लिखा है कैपिटल N, and here it's 2, here it's 6, here it's 4, here it's 36. Is that part clear? Next, जो थर्ड आपका इंपॉर्टेंट वर्ड इन्वॉल्व होगा, the third is gonna be favorable event. Favorable event. Favorable event. यार एक चीज ध्यान देना, फेवरेबल इवेंट को हो सकता है मैं फॉर द टाइम बीइंग आई एम रिफरिंग इट बाय कैपिटल ई। तो ध्यान देना फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या है, कल के दिन आपका इवेंट जो आप बेसिकली क्या चाहते हो, ऑक्सिसेंस चाहते हैं। तो यार एक चीज बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रोलिंग अ डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नंबर 1। रोलिंग अ डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द नंबर एज इवन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ अ डाई इज रोल्ड एंड द नंबर इज टू बी ऑड। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप एक डाई को रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, आपका सैंपल स्पेस है। लेकिन उस सैंपल स्पेस में आप कुछ इवेंट ही चाहते हैं कि एग्जिस्ट हो या ऑकर हो, तो वो हर एक इवेंट्स या हर एक आउटकम जो चाहते हैं आप एग्जिस्ट हो, वो हर एक आउटकम्स जो होंगे वो किसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे या किसके अंदर लिस्ट डाउन होंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर। तो लिख लेंगे all of the events which is expected to be occurred, all of the events which is expected to be occurred is listed down under the favorable event, जैसे कि मैं देख सकता हूं रोलिंग अ डाई को मैंने क्या किया है, रोल किया है। तो डेफिनेटली सैंपल स्पेस एस तो बनाना बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6। ये तो आपके जितने भी आउटकम थे उन सब का समुच्चय या कलेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, आपका सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए काम का यह है कि कल के दिन शायद मैं देख रहा हूं प्रोबेबिलिटी, rolling a dice and find the probability number is even
तो इसका मतलब अब आपके पास एक जो नया इवेंट आया है, लेट्स कॉल इट E1, वहां केवल आप विलिंगनेसली क्या चाहते हैं, इवेंट चाहते हैं। इसका मतलब द पॉसिबल आउटकम कुड बी 2, 4 एंड 6। कल के दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर इज टू बी ऑड भी हो सकता था, तो ये कुड हैव बीन, आप एक दूसरा इवेंट ले रहे हैं, ये हो सकता था 1, 3, 5। कल के दिन क्या हो सकता था, विलिंगलेसली आप चाहते थे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कि कायदे से जो नंबर हो वो क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। दैट मीन्स द इवेंट कुड हैव बीन लाइक 2, 3, 5। ठीक, तो कायदे से आपने एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट किया, लेकिन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो क्या होगा फेवरेबल इवेंट, वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जैसे कि मैंने एक डाई को ही रोल किया है, यहां मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं किसकी, इवन नंबर के आने की, तो इसका मतलब आप फेवर चाहते हैं कि नंबर जो हो क्या हो, इवन नंबर हो। तो कौन कौन सा नंबर जो होगा वो फेवरेबल इवेंट होगा आपका, 2, 4 और 6, क्योंकि आपने इवेंट जो डिसाइड किया था या चाहते थे वो एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी थी। दूसरा, नंबर के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकता था, एंड हियर इट कुड हैव बीन 1, 3 एंड 5, एंड it could have been 2, 3 and 5। एक चीज ध्यान देना, फेवरेबल इवेंट की एक खासियत है, जो फेवरेबल इवेंट जो होंगे ना, उसके इंडिविजुअल जो आउटकम होंगे वो हमेशा आपके सैंपल स्पेस से आएंगे। जैसे कि ये क्या है, 2, 4 एंड 6 है, डेफिनेटली 2, 4 और 6 किसका पार्ट होगा, सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि सैंपल स्पेस का हर एक जो इवेंट होगा वो आपके फेवरेबल इवेंट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन आपका जो फेवरेबल इवेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, आपके सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। चाहे आप E1 ले लें, E2 ले लें, E3 ले लें, दबा लें जितना डिजाइन करना है आपके इवेंट, बट वन थिंग इज क्वाइट श्योर कि आपका जो फेवरेबल इवेंट होगा वो हमेशा और हमेशा जो होगा वो क्या होगा, ई जो होगा वो हमेशा और हमेशा जो होगा सबसेट होगा किसका, आपका सैंपल स्पेस का। ये जो वर्ड है इसको मैं रिफर करता हूं व्हाट, सबसेट, या फिर मैं बोल सकता हूं ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड विथ द इवेंट विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। नो, ई का हर एक जो पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपका सैंपल स्पेस का पार्ट होगा ही होगा, चाहे आप इसको देख लो, चाहे वो इसको देख लो, चाहे वो इसको देख लो। ठीक, या फिर मैं ये बोलूं, अगर आप E और S को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। देख सकते हैं, देखिए E1 और S को आप इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब जो इनके बीच में जो क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो 2, 4, 6 इंटरसेक्शन विथ S करेंगे तो कॉमन जो आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली यहां 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। और अगर आप क्या करते हैं, S इंटरसेक्शन ऑफ E3 करते हैं तो क्या होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो एक चीज तो समझ में हमेशा आता है कि आज के बाद से एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी रखेंगे कि आपका जो फेवरेबल इवेंट होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट डेफिनेटली कहां लाई करेंगे, आपके सैंपल स्पेस में लाई करेंगे। या फिर दूसरे तरीके से मैं ये बोल सकता हूं, आपका जो इवेंट होगा वो क्या होने जा रहा है, एक प्रॉपर सबसेट ऑफ दी सैंपल स्पेस एस होने जा रहा है। या फिर अगर आप इवेंट और सैंपल स्पेस के बीच में अगर आप कॉमन एलिमेंट सर्च करने बैठ गए तो पता चलेगा कि ये क्या है, आपके एलिमेंट के ही बराबर है। ठीक, तो यार थोड़ा सा मैं सबसेट या फिर सेट थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा मैं सेट थ्योरी को समझ सकता हूं। देखते हैं, सेट थ्योरी को अगर समझना है तो मैं थोड़ी देर के लिए सेकंड को रब आउट कर रहा हूं। ठीक, बाय द वे सेट थ्योरी में मैं यही एग्जांपल ले सकता हूं। देखो एग्जांपल क्या है, आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, आप इसके सबसेट्स बना सकते हैं। आप इसके क्या कर सकते हैं, सबसेट्स बना सकते हैं। वो सबसेट्स कैसे हो सकते हैं यार, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो साइज ऑफ द सेट को थोड़ा छोटा कर लो, सो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हो सकता था टॉसिंग अ कॉइन, तो आपका जो क्या होता है सैंपल स्पेस वुड हैव बीन द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हेड एंड टेल। और इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, हो सकता है आपको केवल हेड चाहिए होता, हो सकता है आपको केवल टेल चाहिए होता, या हो सकता है, ध्यान देना, आपको नल चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी में इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक डाई को रोल किया या फिर कॉइन को टॉस किया और अगर वो फेयर कॉइन है तो डेफिनेटली हेड या टेल तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान देना, जो H T और क्या है आपका फाई है, वो कहीं ना कहीं आपका गिवन सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। देखो कैसे, S और बाय द वे आपने इसको इवेंट E मान लिया है,
तो ई जो है, ई वो हमेशा बिलोंग करता है किस पे, एस पे, चाहे वो क्या हो, हेड हो, डेफिनेटली हेड है, टेल हो, ठीक है, और नल को बाय डिफॉल्ट माना जाता है, एनी ऑफ दिस सेट इंक्लूड्स नल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यार एक चीज ध्यान देना, आपका हमेशा जो फेवरेबल इवेंट होगा या फेवरेबल इवेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे वो हमेशा कहीं ना कहीं कहां से पिक किए गए होंगे, आपके एक्चुअल इवेंट से या फिर एक्चुअल सैंपल स्पेस से पिक किए गए होंगे। सो दैट इज व्हाट द एक्चुअल फीलिंग ऑफ इट, ठीक। एक चीज और भी हो सकता था, अगर आप इवेंट को वर्स्ट और द वर्स्ट कंडीशन में डिजाइन करते तो भाई आपका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि सर एच भी हो और टी भी हो, दोनों चलेगा। एनीवेज इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी नाम का चीज ही इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। तो ध्यान देना, इन दोनों को यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है। और इनको अवॉइड करने के बाद भी मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ई जो है वो क्या है, आपका सबसेट ऑफ एस। तो यहां से एक चीज समझ में आता है, जो कंक्लूजन लिखूंगा मैं, समझने की बात यह है, तो पहले वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कंपोनेंट मैंने क्या किए हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके कई बेसिक नाम भी हैं। ध्यान देना, आज के बाद से पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी की कहानी केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं। तो पता चल रहा है कि लूडो के लिए आपने 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 निकाली है, लेकिन एक बंदा चीट कर रहा है आपको और वहां कायदे से 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, ठीक। दैट पार्ट इज डन। दूसरा होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आगे जाके आप देखेंगे क्लासिकल में अप्रोच से अगर आप किसी एक मेथड को सॉल्व करते हैं, सो द सैंपल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैंपल स्पेस कुछ नहीं, आपके आउटकम के जितने भी कलेक्शंस को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टैक करेंगे वो बेसिकली होने जा रहा है आपका सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल एन विद इन अ ब्रैकेट कैपिटल एस इज इक्वल्स टू ऑफ कैपिटल एन। तो कायदे से कल जो मैं नया एक वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं, वहां बेसिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन द सैंपल स्पेस एंड दैट आई विल बी कॉलिंग इट कैपिटल एन, ठीक। नेक्स्ट देखा मैंने फेवरेबल इवेंट। क्यों? क्योंकि कायदे से एक सैंपल स्पेस में कैपिटल एन नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फेवरेबल एलिमेंट्स जो होंगे उसमें से कुछ होंगे या कुछ सबसेट्स होंगे। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि आपका एक सेट तो एक बड़ा क्या है, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट है, लेकिन एट ए टाइम आपका जो फेवरेबल इवेंट होगा उसका कुछ पार्ट होगा या फिर उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कायदे से जो इवेंट ई है या फिर फेवरेबल इवेंट ई है वो हमेशा आपका सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, या फिर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड विथ द व्हाट फेवरेबल इवेंट विल ऑलवेज बी फॉलिंग अंडर द सैंपल स्पेस, ठीक। तो मेरे हिसाब से यू विल हैव द फेयर आइडिया अबाउट दिस एंड विल talk it about the next part of the video. That's gonna be the second part in next vid. Is that part clear? Thank you very much.